everyone. Today we have lecture number 26 on crossing over, जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर रहता था. पिछले लेक्चर में हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी और उसके साथ उसकी टाइप्स पढ़ी थी, जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर थी और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर थी. वो मैं ऑलरेडी समझा चुका था. अब इसमें हम क्या देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर की एक एग्जांपल देख लेंगे, साथ उसका एक ब्रीफ मैकेनिज्म, जो उसके स्टेप्स हैं, हम काफी डिटेल में नहीं जाएंगे. उसके मैकेनिज्म को देख लेंगे, साथ ही इसकी सिग्निफिकेंस वगैरह देख लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. ठीक हो गया. तो क्रॉसिंग ओवर, ये वही वाली पुरानी स्लाइड है, लेकिन मैं चूंकि स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं दोबारा चाहता हूं कि आप लोग क्रॉसिंग ओवर को जरा रिकॉल कर लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्रॉसिंग ओवर क्या पढ़ा था. Crossing over is the exchange of genetic material between homologous chromosome that result in recombinant chromosome. क्रॉसिंग ओवर में क्या चीज होती है कि दो क्रोमोसोम्स के दरमियान, यानी कि दो होमोलोगियस क्रोमोसोम के दरमियान जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है और रिजल्ट में क्या चीज मिलती है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल, ये दो मेरे पास, एक जो पिंक कलर का है या पर्पल टाइप का है और एक ब्लू कलर का, इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है. यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हुई, इन दोनों के दरमियान कैस्मेटा प्रोड्यूस हुआ. उससे क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हमारे पास आ गए. ये जो है ये पेरेंटल क्रोमोसोम है, एक ये फर्स्ट वन जो फुल पर्पल है और एक लास्ट वन जो फुल ब्लू है. ये दो मेरे पास कौन से थे, पेरेंटल क्रोमोसोम. और जो दरमियान में दोनों है, ये मेरे पास कौन से क्रोमोसोम है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम. क्यों? क्योंकि इनके दरमियान क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है. क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेंट से मुराद क्या चीज है, ऐसी जनरेशन का प्रोड्यूस होना जो पेरेंटल जनरेशन में, यानी कि जो पेरेंटल जो हमारी प्रोजेनी है उसमें प्रोड्यूस ना हुए हो, उसमें मौजूद ना हो, एग्जिस्ट ना करते हो, तो उनको हम कौन सी, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो हमारे पास पेरेंटल में मौजूद ना हो. ठीक हो गया. अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल में ड्रोसोफिला हमने लिया है कि a cross between two varieties of Drosophila occurs in which gray body color is dominant. अब दो चीजों के दरमियान, यानी कि दो ड्रोसोफिलास के दरमियान, दो फ्रूट फ्लाइज के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उसको हमने क्रॉस करवाया, जिसमें हमने क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि क्रॉसिंग ओवर कितनी हुई है, कहाँ पे हुई है और उसके पास यील्ड कौन सी आई. ठीक है. इन विच ग्रे बॉडी कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक, जहां पे ग्रे बॉडी कलर, यानी कि जो दो वेराइटीज थी उसमें एक वेराइटी की क्या ग्रे बॉडी कलर थी और एक की ब्लैक थी, और ग्रे डोमिनेंट है ब्लैक पे. एंड लॉन्ग है विंग्स, ये लिंग लिखा हुआ, ये लॉन्ग है. लॉन्ग विंग्स आर डोमिनेंट ओवर विस्टिजियल, यानी कि शॉर्ट पे लॉन्ग डोमिनेंट है. इन F1 द डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर. डोमिनेंट में कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, एक जो हमारा ग्रे बॉडी कलर है और एक जो लॉन्ग विंग्स हैं वो आ जाएंगी. व्हेन द F1 इंडिविजुअल्स वर बैक क्रॉस्ड विद द होमोलोगियस रिसेसिव पेरेंट्स. अब उसी के रिसेसिव के साथ उसने, यानी कि ग्रे बॉडी कलर को और लॉन्ग विंग्स को जो F1 में आई थी उसका उसके साथ उसने किसको क्रॉस करवाया, वेस्टिजियल विंग को और ब्लैक कलर को, ब्लैक बॉडी कलर को उसने क्रॉस करवाया विद द होमोलोगियस रिसेसिव पेरेंट, जो उसके होमोलोगियस थी. न्यू कॉम्बिनेशन अलोंग विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर्स व्हिच शोज द क्रॉसिंग ओवर हैज ऑकर्ड. अब पुरानी जनरेशन, यानी कि जो उसकी पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी, उसके साथ हमें हमें कोई दो और न्यू वेराइटीज भी मिली, जो किस वजह से हुई, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुई. ठीक है. ये मैं उसके सिंपल, हमने जो क्रॉस करवाया ये उसका ड्रॉ किया कि एक ग्रे ग्रे बॉडी जो डोमिनेंट थी ब्लैक पे, उसका क्रॉस हुआ, यानी कि ग्रे और वेस्टिजियल का क्रॉस हुआ किसके साथ, ब्लैक और लॉन्ग के साथ, जिसके ये हमने लिखे हैं गमीट्स, अलील्स लिखे. ठीक है. जिसका क्रॉस हुआ तो F1 में क्या चीज आई, ग्रे और लॉन्ग. क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट थे, इस वजह से F1 प्रोजेनी में क्या चीज आई, ग्रे और लॉन्ग आए. एज previously we said that the dominant characters appeared in F1 generation were crossed with the homologous recessive parents, यानी कि ये जो हमारे पास आई थी F1 में, उसको हमने क्रॉस करवाया ब्लैक वेस्टिजियल के साथ, जो टोटली क्या है, रिसेसिव पेरेंट्स हैं. ठीक है. उसके साथ उसने क्रॉस करवाया और इसके पास कौन कौन सी रेशियो आई, एक ग्रे वेस्टिजियल आई, ग्रे लॉन्ग आई, ब्लैक वेस्टिजियल आई और ब्लैक लॉन्ग आई. अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो ग्रे वेस्टिजियल है
ये ऑलरेडी मेरे पास पेरेंटल में मौजूद है, जो हमने शुरू में क्रॉस करवाया था F1 से पहले, वो मेरे पास किस में मौजूद है, पेरेंट में मौजूद है, तो वो ग्रे वेस्टिजियल मेरे पास दोबारा आ गया। सिमिलरली एक ब्लैक लॉन्ग जो ऑलरेडी मेरे पास पेरेंट्स में मौजूद है, वो भी किस चीज में आया, ब्लैक लॉन्ग में आ गया, यानी कि उसकी सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन में वो चीज आ गई। यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला था वो कौन से आए हैं हमारे पास, वो कौन सी यील्ड आई है, जो ऑलरेडी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मौजूद थी, और जो मिडिल दोनों है वो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मौजूद नहीं थे, तो वो कौन से फिर आए, वो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट में आए। ठीक हो गया, रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम्स थे। अच्छा, अब the above four varieties occur in above and below percentage। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो थी ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक लॉन्ग की, जो जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, अब ये क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हुई, अगर मैं बैक स्लाइड पे जाऊं तो इस वाली चीज से मैं ये आपको समझा सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट वन था और ये लास्ट वन, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मिडिल वाली में हुई, जिसकी वजह से क्या चीज आई, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर यहाँ जहाँ पे नहीं हुई, तो उसकी परसेंटेज इन्होंने क्या ऑब्जर्व की, साइंटिस्ट ने 83%, जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, जिन क्रोमोसोम्स में नहीं हुई, जो कॉम्बिनेशन किसका आया था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया था, और जो न्यू कॉम्बिनेशन आया था वो किस चीज का था, ग्रे लॉन्ग का और ब्लैक वेस्टिजियल का, जिसमें क्या चीज ऑकर हुई, क्रॉसिंग ओवर ऑकर हुई, और उसकी परसेंटेज कितनी थी, 17% हमारे पास उसकी एक्चुअल वो आई, यील्ड आई। ठीक है, एंड ये सिर्फ इसके लिए ये पॉसिबल नहीं, मतलब कि अगर हमने ड्रोसोफिला में क्रॉस करवाया, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हर वैरायटी में, हर स्पीशी में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरिएबल है, वो चेंज होते हैं, हर क्रोमोसोम के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर स्पीशी के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जितने क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में थे, तो उसके हिसाब से नॉन पेरेंटल यानी कि नॉन क्रॉसिंग ओवर जो थी, उसकी जो रेशो थी वो 83 आई, और जो जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई उनकी रेशो कितनी आई, 17 आई, 17%। तो अगर हम किसी और चीज के लिए क्रॉसिंग ओवर देखेंगे जिसमें क्रोमो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्रॉसिंग ओवर और नॉन क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज डिफरेंट आएगी। ठीक हो गया, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि उसमें क्या चीज होती है। ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप हैड डिस्क्लोज द बिहेवियर ऑफ chromosome during meiosis and the mechanism of crossing over or recombination, it includes following steps। अब जो माइक्रोस्कोप के अंडर इन लोगों ने जब क्रोमोसोम को ड्यूरिंग मियोसिस स्टडी किया, तो इन्होंने क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म देखा, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा था और जो न्यू हमारे पास जनरेशन आ रही थी, उसको हम रिकॉम्बिनेंट जनरेशन या रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कह रहे थे। ठीक है, जिसमें ये 4 स्टेप्स इंक्लूड हैं, जो कि सबसे फर्स्ट वन है सिनेप्सिस, second one is duplication of chromosome, the third one is crossing over, and the fourth one is terminalization। अब ये 4 स्टेप वही स्टेप है जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो, लेकिन ये आप लोगों ने पढ़े कहाँ कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब मैंने कहा शुरू में कि हम इसके मैकेनिज्म में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। तो द फर्स्ट वन, बेसिकली अगर मैं क्रॉसिंग ओवर को करूं, तो ये जो थर्ड स्टेप आ रहा है ना, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन मैकेनिज्म इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जाके खत्म होता है, जो यानी कि फुल मैकेनिज्म या फुल प्रोसेस जो है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के यानी रिकॉम्बिनेंट जीन्स या रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम है उसके बनने तक। ठीक है ना, सो द फर्स्ट वन इज साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस क्या है, आप लोगों ने मियोसिस में प्रोफेज 1 पढ़ा था, और प्रोफेज 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास क्या चीज हो रही है, कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो होमोलोगियस पेयर में मौजूद थे, वो दोनों एक साथ आए थे, और उनमें फिर क्या हुआ था कि बाइवेलेंट उन्होंने बनाए थे, यानी कि वो दो क्रोमोसोम यानी कि आपस में आके जुड़ गए थे और उन्होंने बाइवेलेंट बनाया था। तो फर्स्ट स्टेप इसका यही है कि इनका बाइवेलेंट बनता है इस सिनेप्सिस के थ्रू, जिसमें हमारे पास प्रोफेज 1 में ये वाला काम होता है, मैटरनल जो क्रोमोसोम है और पैटर्नल क्रोमोसोम है होमोलोगियस पेयर का, वो आपस में आके जुड़ जाता है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, ये भी प्रोफेज 1 में ही होता है, ठीक है, कि हमारे पास होमोलोगियस क्रोमोसोम जो होता है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते होते हैं, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, ठीक है, वो तो नाम से ही बता रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसमें हमारे पास टेट्रेड्स बन रहे थे, 4 क्रोमैटिड्स बनते हैं और टेट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टेप होता है कि जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि एक और आ जाता है, ठीक है। अब ये वो अगर आप लोग मियोसिस वाला प्रोसेस फिर पढ़ोगे ना, आप लोग को ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसमें से क्रॉसिंग ओवर उस वक्त तक नहीं होती है, उसमें जो है तो वो दोनों जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनता है वो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ होता। क्यों नहीं हुआ होता? वो फिर नेक्स्ट स्टेप के बाद होता है। उसके बाद इसका थर्ड स्टेप है क्रॉसिंग ओवर का। जो कौन से स्टेप में क्रॉसिंग ओवर में फिर क्या होता है, इसके थर्ड स्टेप में जो बायोवेलेंट्स हैं उनके दरमियान आपस में जेनेटिक मटेरियल चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर में अपने पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करूं इस वाले स्टेप को, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कौन एक पॉइंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक पॉइंट बनता है जिसके थ्रू, सिर्फ उसी पॉइंट के थ्रू दो जो होमोलोगियस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको हमने क्या नेम दिया था, कैस्मेटा के नाम से, ठीक है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो पिछला लेक्चर, रिकॉल करें जरा। कैस्मेटा में क्या हो रहा था कि हमारे पास कैस्मेटा एक ऐसा पॉइंट हो रहा था, एक ऐसा पॉइंट बन रहा था जिसमें दो होमोलोगियस क्रोमोसोम आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे और इंटरेक्ट करके अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे थे, जो ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है कि द एक्सचेंजिंग या द एक्सचेंजिंग कह सकते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ द सेगमेंट्स, जिसमें फॉर्म होते हैं दो सेगमेंट आपस में एक्सचेंज होते हैं कैस्मेटा के थ्रू। तो वो जो प्रोसेस है वो थर्ड प्रोसेस, वहां पे हमारे पास ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, लेकिन अभी वो क्रॉसिंग ओवर अपीयर होके नहीं आई। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टेप रहता है, जब तक लास्ट स्टेप नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन गए हैं। अब लास्ट स्टेप इसका क्या है, फोर्थ स्टेप, टर्मिनलाइजेशन। अब टर्मिनलाइजेशन क्या चीज है, ये लास्ट स्टेप। टर्मिनलाइजेशन भी ऑलरेडी हम लोग मियोसिस में पढ़ के आ चुके हैं कि जब हमारे पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स उसमें बनते थे तो क्या चीज होता था, फिर जो उसके साइड पे होते, मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते थे वो एक दूसरे को रिपेलिंग स्टार्ट कर देते थे, मतलब कि उसकी जो फोर्सेस होती थी वो साइड से उसको खींचना स्टार्ट हो जाती थी, ताकि वो दोनों ये जो कैस्मेटा है, कैस्मेटा जिपर लाइक स्ट्रक्चर उसके बाद बना देता है लास्ट स्टेप में, जिसकी वजह से वो खुलना स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी मूवमेंट यानी कैस्मेटा की मूवमेंट वो साइड वाइज हो जाती है, ताकि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है ये आपस में से अलग हो सकें। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में से सेपरेट होते हैं, आपस में इनकी जो फोर्स वो खत्म होती है, ये इसको खींच लेते हैं टर्मिनल्स की तरफ, तो फिर क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बन गए हैं। ठीक हो गया। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस जो मियोसिस में हो रहा होता है, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर का। इसके बाद मैं आता हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉसिंग ओवर, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, मोर द डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट जो फैक्टर बता रहा है कि मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्यों कह रहा है, अगर आप लोग रिकॉल करो इस पिछले से उससे पिछला लेक्चर, मेरे ख्याल में 24th लेक्चर, जिसमें हमने आई थिंक ये बात की थी कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कब ज्यादा होते हैं, जब हमारे पास एक ही क्रोमो, जब हम लिंकेज पढ़ रहे थे, जब हमने लिंकेज ग्रुप पढ़ा था, लिंकेज ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और उसमें जो हमने लिंकेज की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक जो नजदीक वाली थी, यानी कि दो जीन्स अगर एक क्रोमोसोम पे नजदीक प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या चीज होगी, उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, यानी उसमें लिंकेज को तोड़ने के चांसेस कम होंगे। और जो हमारे पास दो जीन्स क्रोमोसोम के एजेस पर मौजूद होंगे, यानी कि सेपरेट, यानी कि उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे भी ये सिमिलर बात कर रहा है कि मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, फॉर एग्जाम्पल दो जीन्स हैं, वो दोनों जीन्स क्रोमोसोम के
सेपरेटली, यानी कि एक एक एंड पे मौजूद है, दूसरा दूसरे एंड पे मौजूद है, तो उनके दरमियान द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। उनका जो लिंकेज ग्रुप है वो वीक लिंकेज ग्रुप है। अगर वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज ग्रुप, जितना स्ट्रॉन्ग लिंकेज ग्रुप होगा तो उससे क्या होगा, उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे, और जितना वीक लिंकेज ग्रुप होगा तो उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे किस चीज के, क्रॉसिंग ओवर के। So that is the factor influencing crossing over. सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हम देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे पास ऑलरेडी हम लिंकेज में पढ़ चुके थे, लेकिन वही सिमिलर यानी कि मिलते जुलते इसके भी सिग्निफिकेंस है हमारे पास। दिस प्रोसेस प्रोवाइड एन इनफाइनाइट स्टोर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम, अब लाजमी जरूरी नहीं है कि हमने प्लांट्स ही देखने, हम एनिमल, जैसे हमने ड्रोसोफिला में देखा, ड्रोसोफिला में हमारे पास दो नई वेराइटीज आई हैं। अगर वो रिकॉम्बिनेंट पेरेंट्स अगर आगे जाके किसी क्रॉस में यानी कि किसी और के साथ क्रॉस हो जाते हैं तो एक न्यू किस्म की रिकॉम्बिनेंट हमारे पास जनरेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने ड्रोसोफिला में भी देख लिया। यूजफुल रिकॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स। अब वो यूजफुल रिकॉम्बिनेशन यानी कि जो यूजफुल रिकॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अम, इसके बारे में सुना हो, ये गोल्डन राइस के बारे में, गोल्डन राइस हो गई, ऐसी जो हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट जो ऐसा फ्रूट देते हैं कि जिनमें वाइटामिन्स की जो ताकत होती है या वाइटामिन्स की जो क्वांटिटी होती है वो आम जो हमारे पास ब्रीड ऑलरेडी मौजूद होती है उस प्लांट की या उस फल की, उस फ्रूट की, उससे काफी ज्यादा होते हैं। तो उसको हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, जिसमें ये रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ब्रीडर ट्राई टू ब्रेक अप द लिंकेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू गेट कॉम्बिनेशंस ऑफ यूजफुल ट्रेट इन द प्रोजेनी। अब ब्रीडर्स क्या करती हैं कि वो ये ट्राई करते हैं ताकि उसकी लिंकेज को वो तोड़ सकें, क्रॉसिंग ओवर कर सकें। वही जो हमने पिछला उसका फैक्टर पढ़ा ना, कि हमारे पास जितना वीक लिंकेज होगा, जितना वीक लिंकेज होंगे जीन्स के दरमियान, उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ब्रीडर्स भी यही वाला वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और ऐसे यूजफुल ट्रेड लेती हैं ताकि उनके पास एक यूजफुल स्पीशी उनके पास प्रोजेनी में या उसकी जो F2 जनरेशन है उसमें आ सके, ठीक है। the third one is this process produces new combination of gene। लाजमी बात है, हमें पता है कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस में ये है कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जीन्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। Green revolution and white revolution are mainly due to selective picking up of useful genetic recombination developed by the process of crossing over। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या चीज है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास जो गोल्डन राइस आ गई, मेज के जो जितनी वेराइटीज आ गई वो सारी, यानी कि वो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस यानी कि ऐसी रिकॉम्बिनेंट्स बना रहे हैं जिसकी ताकत, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है हमारी पिछली से। यानी कि उसमें वाइटामिन की, जैसा मैंने कहा कि वाइटामिन ज्यादा हो जाते हैं या उसमें गजाइयत ज्यादा हो जाती है, यानी कि इस तरह के, वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन शायद आप लोगों ने सुना हो, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क को कहते हैं, यानी कि दूध के रेवोल्यूशन को, दूध में क्या चेंजेस हो सकती हैं। यहीं पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा जो रिकॉम्बिनेंट का वो है प्रोसेस है वो हो चुका है। उन्होंने क्या किया कि जो जीन्स थे, मिल्क के जो जीन्स थे वो उन्होंने उठाए और वो उन्होंने आर्टिफिशियली, यानी कि प्रोसेस तो उनका वही था जो कि दूध यानी कि मिल्क बनने का जो प्रोसेस है वो वही था, लेकिन उन्होंने वो मिल्क बनने वाले जीन, यानी कि जिनसे मिल्क बनता था, वो वाले जीन उठाए और रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उन्होंने अप्लाई की उस पे, और उन्होंने प्योर मिल्क प्रोड्यूस किया, जो कि गाय का जैसा या गाय या भैंस का जैसे मिल्क होता है ना, वैसा मिल्क उन्होंने प्रोड्यूस किया। सिर्फ फर्क उसमें क्या था? रिकॉम्बिनेशन का फर्क था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर एक आम गाय के या भैंस के दूध में जो जीन्स वगैरह मौजूद होते हैं या जो प्रोटीन्स या जितनी ताकत मौजूद होती है, उससे कई गुना ज्यादा उनके रिकॉम्बिनेंट जो दूध था, जो बगैर किसी गाय के प्रोड्यूस हुआ, सिर्फ उनकी जीन्स के थ्रू, उसमें कहीं ज्यादा ताकत थी। तो फिर उन्होंने क्या चीजें नहीं, उन्होंने कंपेयर किया कि एक तो हमारे पास अगर हम यूं मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे रिकॉम्बिनेंट
के जेनेटिक्स के थ्रू अगर हम मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो हमें भैंसें रखनी नहीं पड़ेंगी, दूसरा उसके जगह का साफ करना या उनको चारा डालना, यानी कि वो सारी चीजें इसमें से कट जाएंगी और फायदे में क्या होगा कि हमें ऐसा दूध मिलेगा जिसमें ताकत बहुत ज्यादा होगी। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जी, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। और मेनली ड्यू आगे अगला वाला प्रोसेस का सेम था कि अगर व्हाइट रेवोल्यूशन भी आ रहा है तो वो भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आ रहा है, और उसमें प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है, री क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि हमारे पास न्यू वेराइटी आ रही है जो पिछली वेराइटी से कौन सी है, क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा गजाइत रखने वाली है, ठीक हो गया। तो ये उसके 3 सिग्निफिकेंस थे। अब आप लोगों का होम टास्क क्या है कि हमें मुझे क्रॉस करके बताएं मीज की 2 वैरायटीज का जिसमें कलर और फुल सीड हो, जो कि डोमिनेंट हो ओवर कलरलेस एंड श्रिंकन, ठीक है। इनका मुझे क्रॉस करके बताएं। और जैसे मैंने ऊपर कहा था कि हमारे पास क्रोमोसोम में क्या होता है, हर एक वैरायटी का, हर एक स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, स्पेसिफिक होता है, तो उसके लिए क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज आती है वो भी डिफरेंट होती है। तो अब आप मुझे मीज की क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज फाइंड करके दें कि उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितनी है और उसमें recombinant combination कितनी आती है, ठीक हो गया। So this was for today. Thank you so much.